नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एस्केलमिंथेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एस्केलमिंथेस को राउंड वर्म भी कहा जाता है, निमेटोड्स भी कहा जाता है। देखिए, इसको राउंड वर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, सो इट इज कॉल्ड राउंड वर्म। देखिए, जो एस्के हेलमिंथेस जो होता है, जिसको हम राउंड वर्म भी कहते हैं, वो फ्री लिविंग भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट भी हो सकता है। देखिए, जो फ्री लिविंग राउंड वर्म है, उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एक निमेटोड्स होता है, जिसको हम बोलते हैं सी एलिगेंस। ये निमेटोड इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पहला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके जीन को कम्प्लीटली डिकोड किया गया। ठीक है, उसकी सीक्वेंसिंग की गई। ठीक है, ये पहला मतलब जेनेटिकल लेवल, अगर जेनेटिक्स के आधार पर इसकी बात की जाए तो सी एलिगेंस पहला ऑर्गेनिज्म है, पहला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। याद रखिएगा, पहला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके जीनोम का फुल्ली सीक्वेंसिंग किया गया। ठीक है, इसमें लगभग 20,000 जीन पाए जाते हैं। वैसे राउंड वर्म का मोस्ट कॉमन जो होता है वो पैरासाइट होता है। हम लोग पैरासाइट फॉर्म के बारे में ही ज़्यादातर स्टडी करते हैं। पैरासाइट का मतलब मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पर अपने फूड के लिए और लाइफ साइकिल के लिए डिपेंड होते हों दूसरे लिविंग बीइंग पे, उनको हम पैरासाइट कहते हैं। तो राउंड वर्म प्लांट पे भी पैरासाइट हो सकता है और एनिमल्स में भी हो सकता है। ठीक है, एनिमल्स पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग पे पैरासाइट्स एस्केरिस का है। ठीक है, जो कि एस्केरियासिस डिजीज कॉज करता है। उसके बाद वाचेरिया है जो कि फाइलेरिया कॉज करता है, इसलिए इसको फाइलेरिया वर्म भी कहते हैं। इसके बाद एनसाइलोस्टोमा है जिसको हुक वर्म भी कहा जाता है। इसके बाद एंटेरोबियस होता है जिसे पिन वर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एस्केरिस लैम्ब्रिक्वायड्स एस्केरियासिस डिजीज कॉज करता है ह्यूमन बीइंग में। वाचेरिया जो कि फाइलेरियल वर्म होता है, जो कि फाइलेरिया डिजीज कॉज करता है। इसके बाद एनसाइलोस्टोमा जिसको हुक वर्म भी कहते हैं, एंटेरोबियस जिसको पिन वर्म कहते हैं। राउंड वर्म में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द बॉडी पाया जाता है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि प्रोटोजोन जो होते हैं उसमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जबकि जो पोरीफेरा होता है उसमें सेलुलर लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सेलेंट्रेटा और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसके बाद प्लेटीहेलमिन्थेस में जो था वो आर्गन लेवल ऑफ द बॉडी पाया जाता था। फिर इसके बाद एस्के हेलमिन्थेस में आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। याद रखिए, आर्गन लेवल और आर्गन सिस्टम लेवल दोनों में अंतर है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आर्गन लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेलमिन्थेस में फ्लैटवर्म में पाया जाता है। आर्गन सिस्टम लेवल इसके बाद जितने भी होते हैं एस्के हेलमिन्थेस से लेके आपका कॉर्डेटा तक सब में पाया जाता है। तो आर्गन लेवल आर्गन सिस्टम लेवल में अंतर ये होता है कि आर्गन में एक अनडेवलप आर्गन डेवलप करता है, लेकिन ऑर्गेनाइज रूप से सिस्टम नहीं डेवलप कर पाता है, जैसे नर्वस सिस्टम, स्क्रिप्टरी सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ें इसके पहले जितने भी हमने फाइलम पढ़ा, प्रोटोजोआ, स्पॉन्ज, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, उसमें नहीं पाया जाता था, लेकिन यहाँ से आर्गन सिस्टम लेवल डेवलप करना शुरू कर देता है। अब इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म सेल बनाता है, कई सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू के बाद आर्गन बनता है, आर्गन के बाद आर्गन सिस्टम बनता है। यह बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल। ठीक है, इसके पहले मैंने बताया था कि पोरीफेरा जो होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, मतलब उसकी कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है, जबकि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा ये रेडियल सिमेट्री इसमें पाई जाती है। मतलब बीच से किसी भी एक्सिस से अगर हम काटते हैं इसको तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड कर जाता है। मतलब जो वो सिमेट्री एक्सिस रेडियस से होनी चाहिए, उसके रेडियाई से होनी चाहिए। ठीक है, और बायलैटरल सिमेट्री में प्लेटीहेलमिन्थेस, एनेलिडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डिया, कॉर्डेटा सभी आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक एक्सिस, सिंगल एक एक्सिस होती है जहाँ से काटने पर ये दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। ठीक, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ रहा होगा। इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने पूरा बता दिया आपको। यह ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जर्म लेयर दो तरह से क्लासीफाइड किया जाता है जर्म लेयर लेयरिंग के हिसाब से। पहला जो होता है डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक।
डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। बीच में एक खाली स्थान होता है जिसमें कि स्लाइमी लेयर्स या चिपचिपे पदार्थ भरे होते हैं जिनको मीजोग्लिया कहते हैं। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो डेवलप करता है उसमें 3 लेयर होती है। बाहर का एक्टोडर्म होता है, फिर उसके बाद मीजोडर्म होता है और तीसरा इंडोडर्म होता है। तो जो डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाई जाती है वो सिलेंट्रेट्स में पाई जाती है, जबकि प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कार्डेट तक सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाई जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें सीलोम स्यूडोसिलोमेट होता है, स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, देखिए जो स्यूडोसिलोमेट कंडीशन जो होती है वहाँ पर मीजोडर्म जो होता है वह स्केटर्ड पाउचेस के रूप में पाया जाता है, जो कि इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में होता है। देखिए ये स्केटर्ड पाउचेस हैं जो कि इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में ये पाए जा रहे हैं। स्यूडोसिलोमेट कंडीशन केवल एस्केलमिंथेस में पाया जाता है, राउंडवॉर्म में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अभी तक हमने जितने फाइलम पढ़े, सबसे पहले हमने पोरीफेरा पढ़ा, पोरीफेरा के बाद हमने सिलेंट्रेटा पढ़ा, सिलेंट्रेटा बाद टीनोफोरा और उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ा। पहली बार एलिमेंट्री कैनाल्स यहाँ पर डेवलप करता दिखाई देता है, ठीक है, जो कि कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि इसमें एक सिरे से शुरू होता है जिसको हम माउथ कहते हैं, ठीक है, और ये ख़त्म होता है दूसरे सिरे पर, दूसरे ओपनिंग पे, जिसको हम एनस कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें एनस और माउथ क्लियरली पाया जाता है। इसके पहले जितने भी फाइलम हमने पढ़ा वो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल को शो कर रहे थे, सिर्फ माउथ पाया जाता था, एनस नहीं पाया जाता, मतलब सिंगल ओपनिंग पाई जाती थी, ब्लाइंड सेक टाइप की। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है और जो फेरिंग्स इसमें होता है मस्कुलर होता है। बाकी इंटेस्टाइन से लेकर बाकी एनस तक नॉन मस्कुलर होता है, लेकिन यहाँ पर फेरिंग्स जो होता है ये मस्कुलर होता है, ठीक है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। इसमें जो एक्सक्रीशन होता है एक्सक्रीटरी ट्यूब्स के द्वारा होता है, जो कि पूरे बॉडी में फैला होता है, और एक्सक्रीटरी ट्यूब जो होता है पूरे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट कर कर एक पोर्स के द्वारा बाहर निकाल देता है, जिसको एक्सक्रीटरी पोर्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक राउंड वर्म है स्केरी से इस तरह से, ठीक है। तो इसमें पूरा ट्यूब्स फैला होता है, एच शेप ट्यूब होता है जो कि एच शेप स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ से ऐसे मान लीजिए ट्यूब है, ये इस तरह से पूरा फैला हुआ है। ये स्केटरी ट्यूब्स है, स्केटरी ट्यूब्स, ठीक है, जो पूरी बॉडी में फैली हुई है, और ये पूरी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट कर रही है, और यहाँ पे पोर्स के द्वारा ये स्केटरी पोर्स है, स्केटरी पोर्स से बाहर निकाल देती है। यहाँ पर एक खास तरह की सेल्स होती है, सिंगल सेल होती है, जिसको हम रेनेट सेल्स कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, रेनेट सेल्स। तो रेनेट सेल्स इज फाउंड इन द स्केटरी सिस्टम ऑफ द निमेटोड्स या एस्केलमेंथीज, ठीक है। तो यहाँ खास चीज़ ये हो गई स्केटरी सिस्टम में कि एक ट्यूब्स जो होता है, ट्यूब जो होता है दो तरह से पूरी तरह से फैला होता है। इसका अगर आप देखें तो कुछ एच शेप शो करता है, एच शेप, ठीक है। तो एच शेप स्केटरी सिस्टम पाया जाता है, और ये पूरे बॉडी से जो इसका ट्यूब होता है वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है और स्केटरी पोर्स से बाहर निकाल देता है। इसमें एक खास तरह की सेल्स पाई जाती है जिसको रेनेट सेल्स कहते हैं, ठीक है। देखिए जो एस्केलमेंथेस जो होता है या राउंडवर्म जो होता है वो डायोसियस होता है, डायोसियस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर आप स्केरिस की बात करेंगे तो जो मेल स्केरिस जो होता है वो इस तरह से कुछ दिखाई देता है, नीचे की तरफ थोड़ा सा राउंड होता है, ठीक है, और ये इस तरह से, ठीक। जबकि जो फीमेल स्केरिस होता है थोड़ा बड़ा होती है, और ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है।
थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, और ठीक। तो ये मेल एस्केरिस हो गया और ये फीमेल एस्केरिस हो गई, ठीक है। और जो मेल होता है उसके किनारे के थोड़ा सा इस तरह से राउंड होता है, घुमा हुआ होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरह से हो सकता है। डायरेक्ट का मतलब होता है जो यंग वंस होते हैं वो एडल्ट के जैसे ही दिखते हैं, एग्जाम्पल द एडल्ट, द यंग वन। जबकि इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जो एडल्ट का जो डेवलपमेंट होता है, एडल्ट का जो विकास होता है वो थ्रू द मेनी लार्वल स्टेज होता है या सिंगल लार्वल स्टेज, थ्रू द लार्वल स्टेज। इसका एग्जाम्पल हो गया एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड्स, वाचेरिया, एनसाइलोस्टोमा, इंट्रोबियोस, ठीक है। एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड्स से एस्केरियोसिस डिजीज होता है, वाचेरिया से फाइलेरिया होता है, इसलिए इसको फाइलेरियल वर्म भी बोलते हैं, फाइलेरिया वर्म भी बोलते हैं। एनसाइलोस्टोमा से को हम हुक वर्म बोलते हैं और इंट्रोबियोस को हम पिन वर्म बोलते हैं।